डियर स्टूडेंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट में अभी तक हमने जिस प्रकार से पढ़ा है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट कॉलमनर तैयार किए जाते हैं तथा जैसे P&L अकाउंट तैयार किए जाते हैं वैसे उसी प्रकार से हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट भी तैयार करना है। इन खातों को बनाते समय विभिन्न विभागों पर किस प्रकार से अप्रत्यक्ष व्ययों का बंटवारा किया जाएगा या अनुभाजन किया जाएगा, ये एक समस्या होती है। दूसरी समस्या अंतर विभागीय हस्तांतरण से संबंधित होती है कि यदि व्यवसाय के विभिन्न विभाग हैं और उन विभागों ने आपस में माल का अंतर हस्तांतरण किया है तो यदि वे लागत पे किया गया हो तो किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन यदि ऐसा हस्तांतरण विक्रय मूल्य पे किया गया हो तो उस स्थिति में अंतिम स्टॉक में शामिल लाभ के लिए, जिसे हम ना वसूल हुए लाभ कहते हैं या स्टॉक रिजर्व भी कहते हैं, उसके लिए आयोजन बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल लेके हम किस प्रकार से व्ययों का अनुभाजन किया जाएगा तथा ना वसूल हुए लाभ के लिए किस प्रकार से रिजर्व बनाया जाएगा, आयोजन बनाया जाएगा, उसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ये पुष्पा एसोसिएट के व्यापार से संबंधित 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली सूचनाएं हैं। इनके दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। हमें जो सूचनाएं दी रखी हैं उसमें सबसे फर्स्ट है स्टॉक 1/4/2019 का, डिपार्टमेंट ए में 80,000। इसी प्रकार से परचेजेस दोनों विभागों का 4 लाख और 40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें वेजेस दिया गया है, ए डिपार्टमेंट का 20,000 और बी डिपार्टमेंट का 2,000। अंतर विभागीय हस्तांतरण दिया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम ए, बी डिपार्टमेंट को हस्तांतरण किया गया है 1 लाख रुपए का। स्टॉक है 31/3/2020 का, ए डिपार्टमेंट का 60,000, बी का 20,000। सेल्स के आंकड़े दे रखे हैं, ए के संबंध में 4 लाख हैं, बी के संबंध में 1,42,000 हैं। आगे इन्होंने कहा है कि बी का पूरा स्टॉक ए के माल का प्रतिनिधित्व करता है जो उन्हें लागत में 25% अधिक पर हस्तांतरित करता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में प्रशासनिक और विक्रय व्यय 30,000 रुपये हैं जो क्रमशः 4:1 के अनुपात में ए और बी के बीच आवंटित किया जाएगा। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इन्होंने विभागीय व्यापार और लाभानी खाता और एक संयुक्त आय खाता तैयार करने के लिए हमें कहा है। जैसे कि आप इस प्रश्न में दे रखे हैं कि इसमें ज़्यादातर आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के ही हैं और एक P&L से संबंधित आपको आइटम दिया है प्रशासनिक और विक्रय व्यय, जिनका क्या अनुभाजन करना है। आपको अनुभाजन किस आधार पर करना है ये भी आपको बता दिया गया है कि ए और बी में बांटना है 4:1 के अनुपात में, यानी 30,000 रुपये को ए और बी के बीच बांटा जाएगा। हम विभागीय लाभ हानि खाता तैयार करेंगे, कॉलमनर रूप में तैयार किया जाएगा। डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में सारी आय लिखे जाएंगी। डिपार्टमेंट जितने होंगे उतने कॉलम बनेंगे, एक टोटल का कॉलम आप और बना सकते हैं। तो जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है कि ओपनिंग स्टॉक 80,000 रुपये है ए में, तो हम 80,000 रुपये ए के कॉलम में लिख देंगे, बी के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से परचेजेस के आंकड़े जो 4 लाख ए के हैं और 40,000 रुपये बी के कॉलम में लिख दिए जाएंगे। वेजेस जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं 20,000 रुपये ए के कॉलम में और 2,000 रुपये बी के कॉलम में लिख दिए जाएंगे। क्रेडिट साइड में देखें तो हमें सेल्स के आंकड़े दिए गए हैं, तो हम बाय सेल्स करके डिपार्टमेंट ए में 4 लाख और डिपार्टमेंट बी में 1,42,000 रुपये लिख देंगे। ट्रांसफ़र किया गया है ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट को, तो हम क्या करेंगे कि जिसने ट्रांसफ़र किया है उसको यहाँ पर बिक्री मानी जाएगी, ये ट्रांसफ़र उसके लिए बिक्री जानी जाएगी। तो हम लिख देंगे बाय ट्रांसफ़र टू बी। ए डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपये लिख दिए जाएंगे। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट यहाँ पर हम ये ए ने ट्रांसफ़र करके बी को भेजा है, इसलिए बी के खाते में लिख देंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम ए, डेबिट साइड में 1 लाख रुपये लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया गया है 60,000 रुपये ए के हैं, 20,000 रुपये डिपार्टमेंट बी के हैं।
इनका योग लगा के इस व्यापार खाते का हम सकल लाभ ज्ञात कर लेंगे, जो ए के संबंध में 60,000 रुपये और बी के संबंध में 20,000 रुपये आए हैं। हमें जो यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यय दिया गया है वो सिर्फ एक ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000 रुपये कुल हैं। हम इसमें 4 और 1 के अनुपात में इनका अनुभाजन करेंगे तो ए के संबंध में ऐसे व्ययों का हिस्सा 24,000 रुपये और बी के संबंध में 6,000 रुपये आएगा। इसके बाद हम इनका पूरा डिपार्टमेंट का लाभ ज्ञात कर लेंगे, जिसे हम शुद्ध लाभ कहते हैं। तो ए डिपार्टमेंट के संबंध में 36,000 रुपये आएंगे और बी डिपार्टमेंट के संबंध में ये 14,000 आएंगे। तो अब इस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट बनाने से हमें इन विभागों का शुद्ध लाभ ज्ञात हो चुका है। हमसे ये भी कहा गया है कि हम एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट बनाएं, तो उसको बनाने के पूर्व हमें यहाँ पर स्टॉक रिजर्व की गणना करनी पड़ेगी। तो बी के जो अंतिम स्टॉक है उसमें शामिल है स्टॉक रिजर्व, उसकी गणना करेंगे। चूँकि प्रश्न में ये कहा गया है कि इनका पूरा का पूरा स्टॉक जो है वो ए से प्राप्त माल को रिप्रेजेंट करता है। अंतिम स्टॉक बी का दे रखा है 20,000 रुपये। हम स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, अंतिम स्टॉक की राशि, लाभ की दर ऑब्लिक विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर अंतिम स्टॉक की जो राशि है वो 20,000 रुपये है, लाभ की दर 25% है, विक्रय मूल्य 25% जोड़ के बेचा जाता है। तो हम ये मानेंगे कि लागत 100 रुपये है, 25% उसमें लाभ है, तो विक्रय मूल्य 125 रुपये आएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो बी के अंतिम स्टॉक जो 20,000 रुपये है उसमें स्टॉक रिजर्व 4,000 रुपये का शामिल है। इसके बाद हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डी आर साइड में हम जो नियोजन करेंगे उसको लिखेंगे और सी आर साइड में जो विभिन्न विभागों का प्रॉफिट है उसको लिखेंगे। तो बाय नेट प्रॉफिट ए डिपार्टमेंट का 36,000, बी डिपार्टमेंट का 14,000। ये आंकड़े हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से लेके आए हैं। टोटल जो शुद्ध लाभ होगा वो 50,000 रुपये का। स्टॉक रिजर्व की हमने गणना कर ली है 4,000 रुपये। उसके बाद इनका जो शेष लाभ है वो व्यवसाय का लाभ वो 46,000 रुपये है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके की प्रॉब्लम डिपार्टमेंटल अकाउंट में दी जाती हैं। समस्या वही है